मैं अदा दूं तो और फिर मुलाज़ा जी। दम निकल जाए दरे पाक पे रोते रोते, दम निकल जाए दरे पाक पे रोते रोते, दम निकल जाए दरे पाक पे रोते रोते। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम राजनादा बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। सियासी मुखालफिन पर भारती के रिमार्क का मामला, आम आदमी पार्टी ने मांगी माफी, जांच में कसूरवार पाए जाने पर भारती के खिलाफ होगी कार्रवाई। यूपी कभी गुजरात जैसा नहीं बन सकता, मोदी का मुलायम पर वार, समाजवादी पार्टी ने कहा मोदी तरक्की के नाम पर कर रहे हैं झूठा प्रोपेगेंडा। वज़ीर-ए-आज़म 29 जनवरी को कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन का करेंगे इफ्तिताह, रहमान खान ने कहा वक्फ जायदादों पर कब्जा फौजदारी जुर्म। और पाकिस्तान बना रहा सरापा एहतिजाज, शिया ज़ायरीन पर जानलेवा हमलों के खिलाफ हजारों शिया बिरादरी सड़कों पर। दिल्ली की वज़ीर कानून सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। युगांडा की एक और खातून ने दिल्ली की वज़ीर कानून के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उधर दिल्ली की खवातीन कमीशन ने दिल्ली के वज़ीर कानून के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का इंतबाह दिया है। कांग्रेस और बीजेपी भी सोमनाथ भारती को हटाने का मुतालबा कर रही है। दिल्ली के वज़ीर कानून सोमनाथ भारती पर गुज़िश्ता दिनों जुनूबी दिल्ली में आधी रात को मारे गए छापे के दौरान एक हमलावर ग्रुप की क़यादत करने और गैर मुल्की खवातीन के साथ बदसलूकी के इल्जामात हैं। इस मामले पर सियासत गर्मा गई है और चार जानिब से सोमनाथ भारती पर ओहदे से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है। सोमनाथ भारती के खिलाफ पहले ही 3 गैर मुल्की खवातीन ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया है। जुमेरात के रोज युगांडा की एक और खातून ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस मामले में 25 जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। दिल्ली खवातीन कमीशन ने भी सोमनाथ भारती को एक और समन जारी करते हुए उन्हें जुमे को दोपहर 3 बजे तक हाजिर होने की हिदायत दी है। दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन बरखा शुक्ला के मुताबिक अगर सोमनाथ भारती कमीशन के रूबरू हाजिर नहीं हुए तो कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से रुजू करेगा। इसी दौरान दिल्ली कांग्रेस कमेटी के एक वक्त ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात करके दिल्ली के वज़ीर कानून को ओहदे से हटाने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हमने कहा है कि कानून के तहत जो कार्रवाई होती चाहिए, चाहे वो गिरफ्तारी हो, चाहे वो इससे सख्त दबाएं लगाने की बात हो, जो भी किसी आम व्यक्ति के खिलाफ होती वही मंत्री जी के खिलाफ होनी चाहिए। इनके साथ कोई खास रवैया नहीं। एलजी साहब ने श्योर किया है हमको कि हम आपको श्योर करते हैं कि वो सुनिश्चित करेंगे कि कानून जो है वो अपना काम करे, कानून में किसी के साथ भी पक्षपात ना हो। उन्होंने हमको ये श्योर किया है। उधर बीजेपी ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बीजेपी ने कहा कि कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। पुलिस कमिश्नर ने हमको भरोसा दिलाया है कि सोमनाथ भारती के खिलाफ जो मामला है वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। वे एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं और उसके बाद उनको कोर्ट में उन एविडेंस को सामने रखेंगे। उन्होंने कहा है कि कोई भी आदमी, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कितना ही खास क्यों ना हो, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर भी दबाव है। इस दौरान उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की है। समझा जाता है कि केजरीवाल और नजीब जंग के बीच वज़ीर कानून सोमनाथ भारती को लेकर उठे तनाज़े पर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने सोमनाथ भारती के सिलसिले में कुछ भी कहने से दामन बचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आम आदमी पार्टी की सियासी उमूर की मजलिस आमला की मीटिंग हुई। मीटिंग में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। मीटिंग में वज़ीर कानून सोमनाथ भारती पर लगे इल्जामात का जायजा लिया गया। मीटिंग के बाद आपके तर्जुमान योगेंद्र यादव ने सियासी मुखालिफिन पर भारती के रिमार्क के मामले में बीजेपी लीडर अरुण जेटली और हरीश साल्वे से पार्टी ने मुआवजा चाहिए। इसके साथ ही गैर मुल्की खवातीन के साथ बदतमीजी के मामले में पार्टी का कहना है कि जुडिशियल जांच के नतीजे की बुनियाद पर ही पार्टी कोई कार्रवाई करेगी। सोमनाथ भारती जी ने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया, पार्टी उसे खारिज करती है, उसके प्रति नाराजगी व्यक्त करती है और पार्टी ने सोमनाथ भारती जी को हिदायत दी है कि वो आगे से अपनी भाषा में संयम का व्यवहार करें। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध असभ्य भाषा का प्रयोग किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। श्री अरुण जेटली और श्री हरीश साल्वे के विरुद्ध सोमनाथ जी ने जिस शब्दों का प्रयोग किया, पार्टी उसके लिए खेद व्यक्त करती है। नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि वो इख्तिदार पर आने के बाद 60 माह में मुल्क की तस्वीर बदल के रख देंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में एक रैली से खिताब करते हुए मोदी ने गुर्बत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। मोदी ने मुलायम सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने मुलायम के उस बयान का मजाक उड़ाया जिसमें मुलायम ने कहा था कि मोदी यूपी को गुजरात में तब्दील नहीं कर सकते। गोरखपुर में एक रैली से खिताब करते हुए मोदी ने हस्बे आदत और रिवायत सबसे पहले कांग्रेस पर हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक चाय वाला सर उठाकर चले। मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात करीब आते ही गरीबों के नाम की माला जपने लगती है। मोदी ने मजीद कहा कि दरअसल गरीबों को गरीब रखने से ही कांग्रेस के सियासी मफादात की तकमील होती है। देश में गरीबी लगातार बढ़ती क्यों चली जा रही है, इस सवाल का जवाब मुझे अभी अभी मिल गया है। भाइयों बहनों, इसका मूल कारण है कांग्रेस पार्टी को गरीबों को गरीब रखने में ही उनका राजनीतिक भविष्य छिपा हुआ है। नरेंद्र मोदी आवाम को सब्ज बाग भी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरसरे इख्तिदार आने के बाद वो लोगों के ख्वाबों की तकमील करेंगे। मुल्क का नक्शा बदल कर रख देने के लिए मोदी ने 60 महीने की मोहलत मांगी। भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 60 महीने दीजिए। 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। भाइयों, कांग्रेस पर हमले करने के बाद मोदी ने उत्तर प्रदेश में बरसरे इख्तिदार समाजवादी पार्टी सदर मुलायम सिंह और वजीर आला अखिलेश पर निशाने लगाए। उन्होंने कहा कि आजकल जहां जहां वो जाते हैं, बाप बेटे उनका पीछा करते हैं। मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर तरक्की होती तो यहाँ के नौजवान गुजरात का रुख न करते। बीजेपी लीडर ने मुलायम के इस बयान का मजाक उड़ाया कि मोदी यूपी को गुजरात में तब्दील नहीं कर सकते। नेताजी, गुजरात बनाने का मायना मालूम है आपको? गुजरात बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेताजी? गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे बिजली, 365 दिन बिजली, हर गांव गली में बिजली। नेताजी, आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है, आप गुजरात नहीं बना सकते। इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। नरेंद्र मोदी ने आइंदा लोकसभा चुनाव में
बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि हालिया असेंबली चुनाव तो ट्रेलर थे। ईटीवी न्यूज गोरखपुर। 60 माह बमुकाबला 7 साल के मोदी के नारे पर कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने कुछ इस तरह से चुटकी ली। गुजरात के मुख्यमंत्री का जो भाषण है वो भी किसी और से उधार लिया हुआ है। मुझे याद है कि 1991 में जब चुनाव हो रहा था तो चंद्रशेखर जी की पार्टी हुआ करती थी, तो उन्होंने नारा दिया था 4 महीने बनाम 40 साल। अब 23 साल बाद उसी नारे को गुजरात के मुख्यमंत्री दोहरा रहे हैं। मोदी के मुलायम पर वार का समाजवादी पार्टी ने सख्त नोट लिया है। पार्टी तर्जुमान राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि मोदी के गुजरात में तरक्की के नाम पर प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। तरक्की के नाम पर यूपी के लोगों को भी गुमराह किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि बीजेपी और मोदी फिरकापरस्त है। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी को यूपी से विदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और आरएसएस ये अफवाहबाजों का संगठन है, और जब तक नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में झूठी गुजरात की कहानियां बोलते रहेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक समाजवादी पार्टी उनका पीछा करेगी और उत्तर प्रदेश से उनको विदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। समाजवादी पार्टी सांप्रदायिकता के खिलाफ है। हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। समाजवादी पार्टी की धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है, और भाजपा नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक लोग हैं। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर के रहमान खान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन का 29 जनवरी को इफ्तिताह करेंगे और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी। के रहमान खान ने मजीद कहा कि कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन उनका देरीना ख्वाब था और इसके कयाम से वक्फ जायदादों को तरक्की मिलेगी। मरकजी हुकूमत ने मुल्क की वक्फ जायदादों की तरक्की के लिए कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन कायम किया है। 31 दिसंबर को बाकायदा इसका कयाम अमल में आया। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर के रहमान खान ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क में 5 लाख एकड़ पर वक्फ जायदादें फैली हुई हैं और उनमें से 50% वक्फ जायदादों पर नाजायज कब्जा है। रहमान खान का कहना है कि कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन के क़याम के जरिए वक्फ जायदादों को तरक्की दी जाएगी और कमर्शियल बुनियादों पर उन्हें फरोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह 29 जनवरी को इस वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन का इफ्तिताह करेंगे। इंशाअल्लाह 29 जनवरी को इसका फॉर्मल इफ्तिताह हमारे वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और करेंगे, और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी भी इसमें मौजूद रहेंगे एज ए चीफ गेस्ट। मरकजी वजीर का कहना है कि वक्फ जायदादों की लीज की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 साल होगी। के रहमान खान ने बताया कि 3 साल मुकम्मल होने के बाद लीज की मुद्दत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। वक्फ जायदादों का किराया मार्केट रेट की बुनियाद पर तय किया जाएगा। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर ने मजीद बताया कि वक्फ जायदाद पर कब्जा एक फौजदारी जुर्म करार दिया गया है। हम वक्फ की जायदाद पर कोई नाजायज कब्जा करना क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया गया है, यानी एनक्रोचमेंट का डेफिनेशन को हमने वाइडन करके कोई भी शख्स अगर औकाफ की प्रॉपर्टी पे काबिज है या बैठा है, अगर उसके पास कोई सनद नहीं है या कोई लीज एग्रीमेंट नहीं है और वो लीज एग्रीमेंट टर्मिनेट हो चुका है, तो वो नाजायज कब्जा करार दिया जाएगा। के रहमान खान ने बताया कि वक्फ एक्ट में तरमीम के बाद सेंट्रल वक्फ काउंसिल को इख्तियारात हासिल हो गए हैं और उसे एक रेगुलेटर की हैसियत हासिल हो गई है। अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल मुल्क के तमाम वक्फ बोर्डों का निगरान इदारा बन गया है।
मरकजी वजीर ने कहा कि यूपीए हुकूमत अक़लियतों की हमजहत तरक्की की पाबंद है और इसी सिलसिले में कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाएं, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाएं और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं न कहीं है। आप मानते हैं इस बात को? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं न कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके को। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मगरबी बंगाल के बीरभूम इज्तिमाई इसमत वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार 13 अफराद को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। सब डिविजनल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमीन की जमानत की अर्जदाश्त को मुस्तरद करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दिया। इस दौरान मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बीरभूम SP को ओहदे से बर्खास्त करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वाज़ेह रहे कि पंचायत के हुक्म पर एक 20 साला कबायली खातून की इज्तिमाई इसमत रेज़ी की गई। वजह बताई गई कि कबायली खातून अपनी जात के बाहर एक शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, जिस पर पंचायत ने बरहम होकर सजा के तौर पर इस खातून की इज्तिमाई इसमत रेज़ी के ही अहकामात जारी कर दिए थे। सुपरस्टार शाहरुख खान फिल्म शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। उन्हें नानावती अस्पताल में दाखिल कराया गया। जराये के मुताबिक जुहू में वाक़ एक 5 स्टार होटल का एक दरवाजा शाहरुख खान पर गिर गया, जिससे वो जख्मी हो गए। अदाकार के करीबी जराये के मुताबिक उन्हें मामूली चोटें आई हैं। तिब्बी मुआयने के बाद उनकी सेहत भी ठीक बताई जा रही है। शाहरुख खान फराह खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग कर रहे थे। मरकजी वजीर शशि थरूर की अहलिया सुनंदा पुष्कर थरूर की पुरस्कार मौत की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर दी गई है। बाखबर जराये का कहना है कि इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच क्राइम ब्रांच के हवाले करने की वजह यह है कि इसमें मुख्तलिफ पहलू शामिल हैं। गुज़िश्ता मंगल को SDM ने पुलिस को सुनंदा की मौत के सिलसिले में खुदकुशी के जाविये की भी जांच करने की हिदायत दी थी। सुनंदा के शौहर, बेटे, भाई और उनके स्टाफ के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद SDM ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उनमें से किसी को भी सुनंदा के कत्ल का शुबा नहीं है। SDM की रिपोर्ट में मौत की वजह पॉइजनिंग बताई गई है। और अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर हजारा कबीले के शिया मुसलमानों ने जबरदस्त एहतजाज किया है। ये एहतजाज सूबा बलूचिस्तान के जिला मस्तूम में मंगल के रोज शिया ज़ायरीन पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ किया गया। इस हमले में कम से कम 23 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए थे।
दहशत गर्दों के साथ मिला हुआ है, अगर ये मिला हुआ नहीं था तो क्यों ऐसा वाकया होते। तो सबसे पहले उनका बात यही होता है कि हम लोग दहशतगर्दी को खत्म करेंगे, मुल्क से हम लोग दहशतगर्दी को खत्म करेंगे। ये है उनकी दहशतगर्दी खत्म करना, ये है उनकी दहशतगर्दों को मुल्क से बाहर निकालना। अगर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती तो हमें थोड़ा सा जमीन दे दे ताकि हम अपने शहीदों को दफन कर सके। हर दफा ये लोग हमें मारते हैं, हमें शहीद करते हैं, क्यों? आखिर क्यों मारते हैं हम लोगों को? हमारा क्या कसूर है? लिहाजा हम बैठे, हमारा मतालबा वही एक ही मतालबा है कि ऑपरेशन किया जाए और बिल्कुल क्लीन अप ऑपरेशन क्लीन अप किया जाए। उसके बगैर खुदा बचा के रखे। जो तजिया निगार तजिए पेश कर रहे हैं वो तो बड़े खतरनाक किस्म के हैं कि ये आखिरी मौका है। अगर इस वक्त भी इन्होंने डिसीजन नहीं लिया तो फिर उसके बाद न मालूम क्या होने वाला है इस मुल्क में। उधर पाकिस्तान के ही शहर पेशावर में हुए एक कार बम धमाके में कम से कम 6 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। धमाका कार मरम्मत करने वाली एक दुकान के करीब हुआ। पुलिस इस कार के मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रही है। उस कार को धमाके के लिए इस्तेमाल किया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अभी ये वाज़ेह नहीं हो पाया है कि हमलावर का निशाना कार मरम्मत करने वाली दुकान ही थी या हदफ कोई और था और वहां पहुंचने से पहले ही ये धमाका हो गया। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि शाम में जारी बहरान को वहां आजादाना और शफाफ इंतखाबात के जरिए हल किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए सदर रूहानी ने यह भी कहा कि शाम में इंतखाबात का जो भी नतीजा आएगा ईरान उसे कबूल करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी बैरूनी ताकत को शाम के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि ये मामला शाम के अवाम पर छोड़ देना चाहिए। ईरान के सदर हसन रूहानी ने आलमी इक्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए 2 अहम मसलों पर इजहार ख्याल किया। इनमें शाम में जारी खाना जंगी और ईरान का जौहरी प्रोग्राम का तनाज़ा शामिल हैं। ईरानी सदर ने कहा कि आलमी बिरादरी को सबसे पहले शाम में जारी खून खराबे को रोकने की कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद शाम की हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। हसन रूहानी ने मजीद कहा कि शाम के मसले का बेहतरीन हल वहां आजादाना और शफाफ इंतखाबात कराना है, क्योंकि कोई भी बैरूनी ताकत इस बात का फैसला नहीं कर सकती कि शाम के अवाम क्या चाहते हैं। इसलिए सबको इंतखाबात के लिए साजगार माहौल बनाने में मदद करनी चाहिए और इंतखाबात का जो भी नतीजा आए उसे सबको कबूल करना चाहिए। ایران معتقده همه باید تلاش کنیم اولا جنگ و خونریزی در سوریه متوقف بشه، ثانیا همه تلاش کنیم تروریست ها رو از سوریه بیرون برانیم، نصیحت کنیم به کشورهایی که به تروریست ها کمک میکنن که این به نفع اونها نخواهد بود، نوبت بعدی نوبت خود اونها خواهد بود، و بعد هم زمینه فراهم بکنیم تا مخالفان با دولت پای میز مذاکره و گفتگو بنشینند. راه حل نهایی یک انتخابات آزاد در سوریه است. اون چه مردم رأی بدهند برای همه ما محترم است. هیچ دولت و قدرتی از بیرون نمیتواند برای کشور دیگر و برای ملت سوریه تصمیمی اتخاذ کند. همه باید به مردم کمک کنیم. ما همین الان کمک‌های نودوستانه فراوانی را از جمله دارو، از جمله مواد غذایی برای مردم سوریه میفرستیم و کمک میکنیم. همه باید به مردم سوریه کمک کنند. همه باید شرایط مناسب برای یک انتخابات آزاد در سوریه به وجود بیاورند و رأی مردم هرچه بود همه باید بپذیرند. ईरान के जौहरी प्रोग्राम का जिक्र करते हुए हसन रूहानी ने कहा कि ईरान मुकम्मल कुव्वत इरादी और संजीदगी के साथ आलमी ताकतों के साथ ठोस समझौते का ख्वाहां है। उन्होंने कहा कि ईरान ने न तो कभी न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की है और न ही मुस्तकबिल में करेगा, लेकिन ये भी सच है कि ईरान बैनुल अक़वामी क़वानीन और ज़वाबित की पाबंदी और निगरानी में पुरअमन टेक्नोलॉजी का हुसूल नहीं छोड़ सकता। जमहूरी इस्लामी ईरान इरादे قوی و تصمیم جدی داره تا در برنامه هسته‌ای به توافق جامع و همه جانبه با 5+1 دست یابد. من مانعی رو در پیش روی این راه نمی بینم. از طرف ایران
این اراده قطعی و جدی است. جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود و هیچگاه مردم ایران فناوری بومی صلح‌آمیز خود رو کنار نخواهند گذاشت. ما در چارچوب مقررات بین المللی و قواعد بین المللی و تحت نظارت آژانس به فعالیت‌های صلح‌آمیز خودمون ادامه خواهیم داد. قابل غور ہے کہ ایران کو شام کے مسئلے پر سوئٹزرلینڈ کے ہی ایک دوسرے شہر مانچو میں جاری امن کانفرنس میں شرکت کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے آخری وقت میں دعوت نامہ بھیجا تھا، لیکن یہ دعوت نامہ سعودی عرب اور قطر جیسے خلیجی سنی عرب ممالک کی مذاکرات سے باہر ہو جانے کی دھمکی اور امریکہ کی حمایت والے شام کے حزب اختلاف کے اعتراض کے بعد واپس لے لیا گیا تھا۔ ایران شام کے صدر بشار الاسد کا ایک طاقتور علاقائی حمایتی ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ ادھر شامی بحران کے سفارتی حل کے سلسلے میں سوئٹزرلینڈ کے شہر مونٹیرو میں مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو پائی۔ امن مذاکرات کے دوسرے دن کوئی بھی فریق سمجھوتے کے موڈ میں نظر نہیں آیا۔ اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے خصوصی ایلچی اکثر ابراہیمی شامی حکومت اور اپوزیشن نمائندوں سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کرتے ہوئے دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کریں گے۔ ہاکی انڈیا لیگ 2 روز بعد شروع ہو رہی ہے۔ دہلی میں اس کی ٹرافی کو منظر عام پر پیش کیا گیا۔ اس موقع پر منعقد ایک تقریب میں ہاکی انڈیا کے جنرل سیکرٹری نریندر بترا نے کہا کہ اب ہاکی میں وہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا جو کہ کرکٹ اور فٹ بال میں لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اب بات کریں گے ایک شخصیت کی۔ جی ہاں، کینیڈا میں مقیم جاوید دانش ایک لمبے عرصے سے ہندوستانی ڈراموں کو فروغ دینے میں مصروف ہے۔ ان دنوں جاوید دانش رانچی کے دورے پر ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھیے یہ بے حد خاص رپورٹ۔ مجھے دیجیے اجازت، آداب۔ یہ ہیں جاوید دانش، جن کا آبائی وطن لکھنؤ ہے لیکن تقریباً 30 سالوں سے ٹورنٹو میں مقیم ہیں۔ کانوینٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود وہ اردو میں لکھتے رہے ہیں۔ ان کی 1 درجن کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ 70 کے دہے میں کلکتہ ریڈیو اسٹیشن میں ملازمت کے دوران جاوید کی معروف ڈرامٹسٹ حبیب تنویر سے ملاقات ہوئی، جن سے بنگلہ ڈراموں کو اردو میں ترجمہ کرنے کی ترغیب ملی اور اس طرح ریڈیو ڈراما پر مشتمل پرمیتھیس نامی کتاب منظر عام پر آئی اور تب سے وہ اردو اور ڈراموں کے فروغ کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ تو میں سبوں کو یہ کہتا ہوں کہ بیکاز آئی تھنک ان اردو، فور دیٹ آئی رائٹ ان اردو۔ تو میں سوچتا اردو میں، اس لیے لکھتا بھی اردو میں۔ اردو میری مادری زبان ہے، اینڈ ایم پراؤڈ آف اٹ۔ تو ٹورانٹو میں بسے کوئی 30 سال ہو گئے، ہم اگر اردو کا کام کر رہے ہیں ہم لوگ، اور اردو بہت ہی زندہ ہے، متحرک ہے۔ وہاں تھیٹر اردو کا نہیں تھا، ہم نے اسے آباد کیا۔ رنگ منچ کینیڈا کے نام سے ہمارا تھیٹر گروپ ہے، جو حضرات دیکھنا چاہیں تو بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے www.rangmanch-canada.org، تو اس پہ ہماری ساری ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی۔ جاوید دانش کو سفر کا بے حد شوق ہے۔ وہ اب تک دنیا کے بیشتر ملکوں کا دورہ کر چکے ہیں۔ یورپ، امریکہ اور جاپان کے سفر کے دوران انہوں نے سفر نامہ، آبار کی اور ہجرت کے تماشے نامی کتابیں لکھی۔ حالیہ دنوں انہوں نے ایک فلم بھی پروڈیوس کی جس کا نام ہے بڑا شاعر چھوٹا آدمی۔ اردو میں اگر آپ ڈھونڈیں گے کہ افریقی ادب کیا ہے تو کوئی کتاب نہیں ہے، آج بھی نہیں۔ وہ پہلی کتاب تھی کالے جسموں کی ریاضت، اس کا ترجمہ کیا، بہت کامیاب کتاب تھی۔ اس کے بعد بہت بڑا مسئلہ ہماری فلسطین کا ہے، فلسطین کے ساتھ ساتھ اسرائیل جڑا ہوا ہے۔ تو ہم لوگوں نے یہ کیا کہ ایک دوسری کتاب آئی ترجمے کی جس کا نام تھا ایک باپ کی اولاد، یعنی ابراہیم کی اولاد ہے ہم سب، مگر لڑ رہے ہیں، مسئلے مسائل ہیں، پولیٹیکل پرابلم ہے۔ تو ان دونوں کو مطالعہ کرنے کے لیے کہ کیا ہے کمپیریٹو اسٹڈی، تو ایک باپ کی اولاد میں اسرائیلی ادب اور فلسطینی ادب دونوں کا ترجمہ کیا۔ یہ کتاب بھی آپ کو دوسری کسی کہیں نہیں ملے گی کہ کسی نے اسرائیلی ادب کا ترجمہ نہیں کیا۔ جاوید دانش بنیادی طور پر تھیٹر سے جڑے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وطن سے کوسوں دور رہ کر بھی وہ ہندوستانی رنگ منچ کو فروغ دینے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ETV نیوز، رانچی۔
ہندوستان کے مسلمان ایک ہو جائیں، کسی ایک ایشو کے اوپر ایک ہو جائیں اور ان کی آواز کو بلند کیا جا سکے، یعنی مسلم قیادت کا فقدان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہے۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ ایک ہندوستان